हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो आज हम फिजिक्स का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और इसको हम 2 क्लासों में कवर करेंगे, क्योंकि आप सीक्वेंस में बने रहना इस टॉपिक के साथ, ताकि आपको परेशानी न हो इस टॉपिक को कंप्लीट करते समय। और फिर अपने आगे चर्चा करेंगे इस पर। तो वैसे तो ये टॉपिक आपने कर ही लिया है, और फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, सारी चीजें मैंने बताई हुई है। टॉपिक का नाम है, क्या नाम है? रासायनिक समय। पढ़ाया हुआ है रासायनिक समय, केमिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ा दिया था, वहां से आप इसको देखो और इसको कवर करो। बस मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। फिर एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोड, चालक, कुचालक, सुचालक, इसके बारे में भी मैंने बताया। आपने एक क्लास पढ़ी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक सेल क्या होते हैं, द्वितीयक सेल क्या होते हैं। प्राथमिक सेल मैंने आपको पढ़ा दिए थे, अब द्वितीयक सेल की भी बात इसमें थोड़ी सी करेंगे, द्वितीयक सेल की बात। ठीक है, बस इतनी बातें करनी है, और 2-4 परिभाषाएं हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। चलिए करते हैं शुरू। रासायनिक समय। शुद्ध जल क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। ये बात मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी। जो आपका शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल जिसका पीएच होता है 7, शुद्ध जल होता है जिसका पीएच होता है 7। हाँ, एक यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं। एक कमेंट आया था कि सर पीएच होता क्या है? पीएच, तो पीएच मान होता है अम्ल और क्षार को मापने का। इसको अम्ल व क्षार को मापने का, कि कौन सी चीज अम्ल है और कौन सी चीज क्षार है, इसको मापने का एक स्केल होता है। क्या होता है? स्केल। स्केल, ठीक है, स्केल होता है पीएच स्केल। इसमें क्या मापा जाता है? इसमें मापा जाता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। और जब इसकी सांद्रता का डेरिवेशन किया जाता है तो इसमें लॉग -1 इस टाइप से कुछ आपको, जब आप मैथमेटिक्स 11th 12th की मैथमेटिक्स करते हो या 11th 12th की फिजिक्स करते हो, तो वहां पर आपको ये चीजें बताई जाती हैं। तो हम यहाँ पर इस log 1 की, log 2 की, इनकी बात नहीं करेंगे कि कैसे निकाला जाता है पीएच मान। पीएच मान निकालने के लिए आपको 12th और 11th की केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों पढ़ने पड़ते हैं, जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना कि पीएच एक स्केल होती है, और इस पीएच स्केल में नंबर लिखे होते हैं, और उन नंबरों के आधार पर ही आपका चीजों का पता लगाया जाता है कि कौन सी चीज अम्ल होती है और कौन सी चीज क्षार होती है। पीएच स्केल पर थोड़ी सी चर्चा करें तो एक इस प्रकार की स्केल होती है, ध्यान से देख लेना। इस प्रकार की स्केल होती है पीएच स्केल, जहां पर नंबर लिखे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, इस प्रकार के नंबर लिखे होते हैं। अगर किसी चीज का पीएच 7 है तो वो क्या होता है? वो होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन, यानी कि ना तो अम्ल होता है और ना ही क्षार होता है, दोनों ही नहीं होता, उदासीन होता है। तो 1 से 6 तक वाली चीजें होती हैं आपकी अम्ल, और अगर 8 से 14 की बात करें तो ये चीजें होती हैं आपकी क्षार। 1 से 6 तक अम्ल, 7 उदासीन, और 8 से 14 तक होती है चीजें आपकी क्षार। ठीक है, ये 2 बातें आपको समझ में आ गई होगी। कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि किसी का पीएच क्या है? 2 है, तो वो अम्ल है या क्षार? तो आप आराम से कह सकते हो कि सर अम्ल है। किसी का पीएच 9 है, तो वो अम्ल है या क्षार? तो आप आराम से कह सकते हो कि सर वो क्षार है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर थोड़ी सी बातें और करेंगे। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। एक होता है प्रबल क्षार, एक होता है दुर्बल क्षार। ये आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखो, 1 से जब 7 तक जाओगे तो आपकी क्या होगी? अम्लता में कमी। अम्लता में कमी।
जब आप 8 से 14 तक जाओगे तो क्षारकता में वृद्धि, क्षारकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर मैं कहूं कि एक क्या है तो आप कह दोगे सर एक प्रबल अम्ल है, दो क्या है, दो सर प्रबल अम्ल है, तीन क्या है, तीन सर प्रबल अम्ल है, चार क्या है, चार सर प्रबल अम्ल है, पांच क्या है सर दुर्बल अम्ल है, छह क्या है सर दुर्बल अम्ल है। चार को आप दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में भी रख सकते हो इस प्रकार से, यानी कि आपके ये प्रबल अम्ल हो गए और ये आपके दुर्बल अम्ल हो गए, क्योंकि अम्लता में कमी, तभी तो उदासीन की तरफ जाएगा, तभी तो उदासीन के पहले अम्लता ये प्रबल, फिर ये थोड़ा सा उससे दुर्बल, फिर ये और दुर्बल, फिर ये और दुर्बल, फिर ये और दुर्बल, फिर बिल्कुल ही दुर्बल और लास्ट में चला जाएगा उदासीन पे। जब आप इससे आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा आपका दुर्बल क्षार। क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार। ये उससे फिर से आएगा तो दुर्बल क्षार की कैटेगरी में, तो इससे थोड़ा सा प्रबल होगा, ये भी दुर्बल क्षार, फिर ये प्रबल, इससे और प्रबल, इससे भी प्रबल और इससे भी प्रबल, तो क्षारकता में वृद्धि होती है। तो ये होते हैं आपके प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार। इस तरीके से आप मान निकाल सकते हो। अगर मैं कहूं कि किसी का पीएच क्या है, किसी पदार्थ का पीएच है आपका 11, क्या है 11, ठीक है, वो क्या है, प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है या प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है, तो आप आराम से कह सकते हो कि सर ये दुर्बल क्षार है। क्या है, दुर्बल क्षार है, ठीक है, क्योंकि प्रबलता आगे पड़ी अभी तक, ठीक है, इस तरीके से दुर्बल क्षार। अब आप निकाल कर बता सकते हो कि एक प्रबल अम्ल है, दो भी प्रबल है, तीन भी प्रबल है, चार दुर्बल, पांच दुर्बल और छह भी दुर्बल, ये अम्ल हो गए। ये क्षार की बात करें तो ये दुर्बल क्षार और ये प्रबल क्षार। यहां आगे जाओगे 8 से 14 तक जाओगे तो आपकी क्षारकता में वृद्धि होगी, 1 से 6 तक आओगे तो आपकी अम्लता में कमी आएगी, ठीक है। तो ये होता है प्यारे बच्चों पीएच स्केल। पूछा गया क्वेश्चन था तो मैंने आपको बता दिया। जिसका पीएच 7 होगा, जिसका पीएच 7 होगा वो उदासीन होगा, 7 से ज्यादा वाले क्षार होंगे और 7 से कम वाले अम्ल होंगे। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा में था, दिमाग में आ गया, क्वेश्चन आया हुआ था तो मैंने आपको बता दिया, कमेंट सेक्शन में आया हुआ था, ठीक है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो अशुद्ध जल होता है, जो आपका शुद्ध जल होता है वो क्या होता है, पीएच, उसका पीएच होता है 7। अब शुद्ध जल का पीएच 7 है तो वो होता है विद्युत का कुचालन, यानी कि शुद्ध जल कभी भी विद्युत का चालन नहीं करता। जो पिछली क्लास में भी मैंने आपको शायद बताया था, जहां तक मुझे याद है मैंने आपको बताया था कि शुद्ध जल होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, ये भी आपको मैंने बताया था जहां तक मुझे याद है। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है इसने कि शुद्ध जल विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जब जल में किसी लवण को मिला दिया जाए, जल में मैं क्या मिला दूं, जल में या तो लवण मिला दूं या अम्ल मिला दूं या क्षार मिला दूं, तो ये जल क्या हो जाएगा, ये थोड़ा अशुद्ध हो जाएगा। अम्ल क्षार घुले रहते हैं तो वह घोल विद्युत सुचालक हो जाएगा। अब ये जो जल का घोल है ये हो जाएगा विद्युत का सुचालक। क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक हो जाएगा जब आप इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करोगे। अब इस विलयन में से आप क्या करोगे, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, तो विद्युत धारा का ये प्रवहन करेगा। ऐसा घोल जिसमें विद्युत धारा गुजर सकती है विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और अब इस घोल को आप कह सकते हो विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, यानी कि ये जब इसमें से आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो जो आपका जल है वो हाइड्रोजन प्लस आयन और OH आयन में टूट जाएगा, और ये ही विद्युत अपघटन को आपको दर्शाएंगे। जब किसी लवण, अम्ल, क्षार में घुले जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका विद्युत अपघटन होता है, जिससे क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। ये धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं और अपने अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर चले जाते हैं। और इस परिघटना को क्या कहते हैं, इस संपूर्ण परिघटना को कहते हैं रासायनिक साम्य। इसको क्या कहते हैं, रासायनिक साम्य कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो रासायनिक साम्य वैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आप मेरे रेगुलरली क्लासेस देख रहे हो तो आपको समझ में भी आ रहा है। अगर नहीं देख रहे तो पिछली क्लासों को आप जरूर देखिए, उसके बाद में आपके सारी चीजें, सारे डाउट्स हैं वो
क्लियर हो पाएंगे। एक क्लास में कुछ भी क्लियर नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि जिस उपकरण में घोल का अपघटन होता है उसे बोला जाता है वोल्टामीटर। ध्यान से देना, वोल्ट मीटर नहीं है प्यारे बच्चों, वोल्टामीटर, वोल्टा वोल्टा मीटर। कि जिस उपकरण में विद्युत का अपघटन होता है उसे बोला जाता है वोल्टा मीटर। ठीक है, कैथोड एनोड वो मैं सारे आपको बता चुका हूं। अब कुछ साम्यावस्था पर आधारित संचायक सेल होते हैं जिसे द्वितीयक सेल भी बोला जाता है। अब द्वितीयक सेल में क्या होता है, आप उसको बार बार यूज कर सकते। जो प्राथमिक सेल थे जब आप पढ़ा था तो आपको उसको एक बार यूज करवाए गए थे। प्राथमिक सेलों को आप एक बार ही यूज कर पा सकते हो, जैसे रेडियो वाले सेल थे हमने पढ़े थे ना। और इसमें क्या होता है, इसमें हम इसी सेल को बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई, घरों में लगे इन्वर्टर हो गई, वो सारे किसकी कैटेगरी में आती है, संचायक सेल या द्वितीयक सेल की कैटेगरी में आते हैं। कौन किस में आते हैं, संचायक सेल या द्वितीय सेल की कैटेगरी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अब इसमें अपने आगे चर्चा करते हैं। द्वितीयक सेल में क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है सर। पहले हम रासायनिक जो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, फिर उसी रासायनिक ऊर्जा को हम बाद में विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। फिर ये लगातार हम बार बार इसका प्रोसेस चलता रहता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, इसमें बदलते रहते हैं। हम इन्वर्टर लगाते हैं तो हम उसको चार्ज भी तो करते हैं ना, जब चार्ज करते हैं तो विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जब हम उसका यूज करते हैं तो उसी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, जब हम इन्वर्टर को चार्ज करते हैं तब हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके उसमें स्टोर कर लेते हैं, और जब हम उसको यूज करते हैं तो उसी रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से ये चीजें चलती रहती हैं। तो ये आप डायग्राम बनाइए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट का समय है आपके पास, डायग्राम बनाइए फटाफट, साथ के साथ बना लीजिए ताकि आपको परेशानी न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं आगे शुरुआत। चलिए, संचायक सेल, इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित किया जाता है। वह जब सेल को परिपथ से जोड़ा जाता है, यानी कि जब हमें परिपथ से जोड़ने का मतलब है कि जब हमें सेल की जरूरत होती है या हमें जब विद्युत ऊर्जा की जरूरत होती है तब हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। तो पहला है सीसा संचायक सेल। सीसा, सीसा को बोलते हैं पीबी या लेड, यानी कि आपको एक बात तो पता लगे कि यहाँ पर लेड का उपयोग हो रहा है। किसका उपयोग हो रहा है, लेड का उपयोग हो रहा है। तो सीसा संचायक सेल, इसमें क्या होता है, इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव घोल होता है आपका H2SO4 का। इसमें कौन सा घोल होता है, तनु H2SO4 का घोल भरा रहता है, कांच का बीकर होता है। दो इसमें छड़ें लगी होती हैं पीबी की। ठीक है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये धारा इसमें बदल PbO2 में, ये काली सी जो छड़ होती है वो PbO2 में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसको समझते हैं कैसे। लेड की दो पट्टिकाएं होती हैं, एक ये और एक ये दो पट्टिका किसकी है, लेड की। ठीक है, एक ही नेगेटिव वाले पॉइंट से ध्यान से देखोगे तो जुड़ी हुई है ये देखो इस प्रकार से होती है, जो H2SO4 के घोल में डूबी रहती है। अब तो ये विलयन कौन सा है, H2SO4 बता दिया। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसे। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी कि इसे चार्ज करेंगे, जब हम इसे चार्ज करेंगे तो यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पानी का विघटन होता है। इसमें जो उपस्थित है पानी, इसमें इस घोल में पानी ही तो उपस्थित है, H2O का क्या होता है, विघटन। तो इसमें H+ और OH नेगेटिव में पानी का विघटन होता है। तो हाइड्रोजन आयन कहां पर चले जाते हैं, कैथोड पर। क्यों, क्योंकि कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वाला होता है, और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये यहां पर चला जाता है और ये यहां पर चले जाते हैं। तो H आयन कैथोड पर चले जाते हैं और ऑक्सीजन एनोड पर चला जाता है। कहां पर, एनोड पर, यहां पर एनोड पर आ गया है ये। अब इस एनोड पर है Pb, इस एनोड, अब ये ऑक्सीजन यहां पर आ गई, O2 यहां पर आ गई, और ये O2 Pb की छड़ है, Pb की छड़ है। इस Pb के साथ अभिक्रिया करके OH, ये O2 Pb के साथ क्रिया करके, इसके साथ Pb के साथ क्रिया करके PbO2 का निर्माण कर लेती है। तो O एनोड पर Pb से क्रिया करके PbO2 बनाता है, जो भूरे रंग का होता है। जो क्या होता है, भूरे रंग का होता है। कुछ देर तक विद्युत धारा बहने के बाद धारा बंद कर दी जाती है और सेल आवेशित हो जाता है।
अब ये भूरे रंग का बन जाता है, यानी कि सेल अपना हो गया है चार्ज कुछ देर धारा प्रवाहित करने के बाद, यानी कि सेल हो जाता है आवेशित। और इसका विभवांतर होता है 2 वोल्ट। विभवांतर कितना होता है? 2 वोल्ट। यानी कि जब सेल चार्ज हो रहा है, जब सेल चार्ज हो रहा है तब हो क्या रहा है? तब जल का विघटन होता है। जब सेल चार्ज हो रहा होता है तब जल का विघटन होता है, हाइड्रोजन चला जाता है कैथोड पर और ऑक्सीजन चला जाता है एनोड पर। वो एनोड पर जाकर जो पीबी लेड होता है उसे अभिक्रिया करके PbO2 बना लेता है और जल का विघटन हो गया। इस प्रकार ये लगातार जब तक धारा प्रवाहित करते हैं तब तक आपको पता है कि विद्युत अपघटन होता रहता है और आयंस टूटते रहते हैं। और जब यानी कि विद्युत धारा को तेज प्रवाहित करेंगे, सेल क्या हो जाएगा? पूरा अपघटित हो जाएगा, सेल पूरा चार्ज हो जाएगा, यानी कि सेल पूरा आवेशित हो जाएगा और उसका विभवांतर कितना होगा? 2 वोल्ट। लो सेल को हमने कर दिया है चार्ज। क्या कर दिया? सेल को चार्ज कर दिया। अब हम इस सेल यानी कि इन्वर्टर को क्या कर लिया? हमने चार्ज कर लिया। अब ये काम कैसे करेगा? इन्वर्टर चार्ज तो हमने कर लिया, इन्वर्टर काम तो हमने चार्ज तो हमने कर लिया, लेकिन अब ये यूज कैसे होगा तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। आपने इन्वर्टर चार्ज कर लिया, यूज भी तो करेंगे, यानी कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में हमने कन्वर्ट कर लिया है। विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर लिया? विद्युत ऊर्जा को हमने रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट है वो कर लिया है। जब सेल को चालक से जोड़ा जाता है, यानी कि इन्वर्टर को हम यूज करने जा रहे हैं, इन्वर्टर को किसी चीज से जोड़ दिया तो बाहरी परिपथ में धारा एनोड से कैथोड की तरफ बहती है। यानी कि जैसे ही अपने परिपथ से जोड़ा तो धारा कहां से? एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ बहती है। एनोड पर क्या हुआ था? एनोड पर क्या हुआ था तो आपको पता है, एनोड पर O2 का संग्रहण हुआ था, यहाँ पर H का हुआ था। तो इस प्रकार धारा बहने से H PbO2 की पट्टिका को साफ की तरफ चला जाता है। अब जो आपका क्या होता है, एनोड से कैथोड की तरफ बहती है तो हाइड्रोजन आयन PbO2 की वाली पट्टिका पर चले जाते हैं। हाइड्रोजन कहां चले गए? PbO2 वाली पट्टिका पर। हाइड्रोजन कहां पर आ गए? यहां पर आ रहे होते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है, यानी कि इन्वर्टर काम कर रहा है, तब ये हाइड्रोजन आयन वहां पर जमा हुए थे ना, वहां से PbO2 वाली पट्टिका पर आ रहे हैं, पट्टिका की तरफ आता है और PbO2 से PbO2 में बदल जाता है। अब ये हाइड्रोजन इस PbO2 को PbO में बदलता है। किसमें बदलता है? PbO में। ठीक है, PbO ये लेड मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, ये मैंने आपको केमिस्ट्री में सूत्र करवाए थे, लेड डाइऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड, ये मैंने आपको करवाए हुए हैं। इसमें बदल देता है, लेड मोनोऑक्साइड में बदल देता है, जो H2SO4 से मिलकर PbSO4 से जल बनाता है। अब ये लेड मोनोऑक्साइड H2SO4 से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है? PbO2O प्लस H2SO4। अब ये लेड मोनोऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है और ये ऑक्सीजन और ये O2 H2O बना लेता है और इधर बन जाता है PbSO4। क्या बन जाता है? PbSO4 बन जाता है। PbSO4 जल का निर्माण होता है, H2SO4 PbSO4 वह जल बनता है। जल के निर्माण से अब इसमें हुआ जल का निर्माण हो गया। जल का निर्माण हुआ तो ये जल किस में जाएगा? तनु H2SO4 वाले विलयन में। तनु है, इसमें और जल मिलता रहेगा, और जल मिलता रहेगा तो इस H2SO4 का घनत्व हो जाता है कम। घनत्व हो जाता है कम, घनत्व कम हो जाता है और सेल अनावेशित हो जाता है। यानी कि सेल में जितनी रासायनिक ऊर्जा बनी थी वो हमने यूज कर ली और सेल या हमारा इन्वर्टर डाउन हो गया। ये लगातार प्रक्रिया चलती रहती है। फिर हम इसको चार्ज करते हैं, फिर डाउन हो जाता है, चार्ज करते हैं, डाउन हो जाता है। इस तरीके से हमारा जो द्वितीयक सेल होता है वो काम करता है। ठीक है, फटाफट बताता हूं क्या होता है कि जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, सेल में द्वितीयक सेल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ध्यान से सुनना, जब सेल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? विद्युत अपघटन की अभिक्रिया होती है, जिससे हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन अलग अलग होते हैं। हाइड्रोजन आयन एनोड की तरफ हाइड्रोजन आयन कैथोड की तरफ चले जाते हैं और जो आपके ऑक्सीजन आयन होते हैं वो एनोड की तरफ चले जाते हैं। वहां पर जो Pb की जो अपनी लगी होती है पट्टिका, उस Pb से ऑक्सीजन क्या करता है? अभिक्रिया और क्या बना लेता है? PbO2। और इधर ऑक्सीजन और जो आपके हाइड्रोजन आयन है वो अलग पड़े रहते हैं। यानी कि इस तरह से जल टूटता रहता है, जल टूटता रहता है, आयन अलग अलग होते रहते हैं और सेल हो जाता है आवेशित। यानी कि पूरा जितना उसमें जल था वो सारा का सारा टूट गया, विघटन हो गया और सेल फुल चार्ज हो गया। ठीक है, अब हमें जरूरत पड़ी उस इन्वर्टर को यूज करने की। अब हमें जरूरत पड़ी उस सेल को
यूज करने की, तब हमने क्या किया, उसे परिपथ से जोड़ दिया। यानी कि हमने पंखा चला लिया, कूलर चला लिया, टीवी चला लिया एलिवेटर से। जब हमने एलिवेटर का यूज किया तब परिपथ में क्या हुआ, धारा प्रवाहित हुई। जिस धारा से हाइड्रोजन आयन थे वो PbO2 वाली पट्टी की तरफ जाने लगे। PbO2 वाली पट्टी की तरफ जाते हैं हाइड्रोजन आयन, तो वो हाइड्रोजन आयन PbO2 को PbO में बदल देते हैं, यानी लेड डाइऑक्साइड को लेड मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो आपका लेड मोनोऑक्साइड होता है वो H2SO4 जो पहले से ही तनु है उसके साथ अभिक्रिया करता है और H2 को ट्रांसफर कर देता है Pb से और बना लेता है जल और PbSO4। और इस तरह से सेल लगातार, जब ये प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है तो सेल डाउन हो जाता है और ये प्रोसेस दोबारा चार्जिंग सेल, इस तरह से सेल काम करते रहते हैं। तो सेल का घनत्व कम हो जाता है और सेल अनावेशित हो जाता है। पूर्ण रूप से आवेशित रहने पर सेल का विद्युत वाहक बल 2.2 होता है और अनावेशित होने पर 1.8 होता है। जब सेल फुल चार्ज होता है तो उसका विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट और जब सेल डाउन होता है तो 1.8 वोल्ट। सेल की अनावेशित स्थिति, जब सेल बिल्कुल डाउन होता है तो उसको बोला जाता है सल्फोटिंग। क्या बोला जाता है, सल्फोटिंग। सेल जब पूरी तरह से अनावेशित होता है उस समय उसका जो अपना विद्युत वाहक बल होता है वो 1.8 होता है, उस स्थिति को बोला जाता है सल्फोटिंग। सल्फोटिंग सल्फोटिंग कहा जाता है। क्षारीय संचायक सेल दूसरा है क्षारीय संचायक सेल। ये इससे एडिशन या नीफे सेल भी कहते हैं। नीफे का निकल, फे का मतलब फेरम, यानी कि इसमें क्या क्या चीज होती है, निकल और फेरम धातु का उपयोग किया जाता है। और जो अपना घोल होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है। घोल किसका होता है, घोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है। ये दो चार बातें हैं भाई। अब सेल का आवेशन, जब अगला है क्षारीय संचायक सेल, बता दिया है मैंने क्योंकि ये आपको पता है। तो ये क्षार होता है, वो था अम्ल, उसमें H2SO4 अम्ल होता है, ये क्षार होता है, तो इसलिए इसे बोला जाता है क्षारीय संचायक सेल। सेल का आवेशन, जब सेल को आवेशित करने के लिए इसमें बाहरी स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघट्य से पोटेशियम आयन कैथोड पर जाते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन एनोड पर चले जाते हैं और इस तरह से ये आवेशित होता रहता है। ठीक है, तो ये आपको प्राथमिक सेल मैंने पहले पढ़ा दिया था, द्वितीयक सेल मैंने आपको आज पढ़ा दिए हैं। अब इसकी कुछ छोटी मोटी बातें हैं वो हम कल वाली क्लास में कवर करेंगे। तो अगर आपको द्वितीयक सेल समझ में आए हैं, तो जरूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। पीएच वाला मैंने आपको बता दिया है पीएच स्केल क्या होता है, और रीजनिंग की क्लास है वो भी आपकी कल अपलोड हो चुकी थी। बनी हुई को तो 2-3 दिन हो गया, लेकिन अपलोड किसी कारणवश कल हुई थी। तो रीजनिंग का टॉपिक था अपना वेन डायग्राम, और वो आपको समझ में आया हो तो उस क्लास को आप सपोर्ट करना और अगला टॉपिक बता देना अगर आपको समझ में आया हो तो, कि सर अगला टॉपिक ये कराओ, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।